ओके, तो हेलो एंड नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जीव और समष्टि। यह उसका लास्ट पार्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जिसमें हमने जीव और पर्यावरण तथा इनके बीच संबंध, पर्यावरण के कारक और वासस्थान, कर्मता, समष्टि, पारिस्थितिकीय अनुकूलन और साथ साथ में समष्टि के गुण जैसे कि समष्टि में वृद्धि यानी पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन में जन्म दर, मृत्यु दर और आयु वितरण के बारे में जान लिया था। और साथ साथ में हमने पूरी तरीके से इसको समष्टि को पढ़ लिया था कि इसके कौन कौन से गुण हैं। और ग्राफ जो हमने पढ़ा था वक्र, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, हमने आपको वहाँ पर बताया है। यदि आपने इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब हमने इसके बाद पढ़ा समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं को हमने कहा था सहजीवन, जिसमें था सहोपकारिता, सहभोजता और अध सहयोग। और इसके बाद था ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं, जिसमें थी स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता और इसके बाद था प्रतिजीविता। तो ये सारे पार्ट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा जिसमें से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पारस्परिक क्रियाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसको तैयार ज़रूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समष्टि में पारस्परिक क्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा था, धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं हमने इससे पहले के पार्ट में पढ़ लिया था। अब जानते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। तो हम जानते हैं जब कोई भी स्थान है जहाँ पर कोई पॉपुलेशन यदि रह रही है तो उसके अंदर बहुत सारे, अगर कोई आप समाज लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीव आपको ऐसे मिलेंगे जो स्वयं के लाभ के लिए अन्य जीवों को हानि पहुंचाते रहते हैं। तो जब किसी को हानि आप पहुंचा रहे होते हैं तो एक प्रकार का यह निगेटिव इंटरेक्शन होता है। तो किसी भी जीव समुदाय अर्थात बायो कम्युनिटी में रहने वाली जो जीव जातियाँ होती हैं वो अपने लाभ के लिए दूसरे जीव जातियों को हानि पहुंचाती हैं, और इस प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं ही ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें जैसे कि हमने बताया कि स्पर्धा हो गया, परभक्षण हो गया और परजीविता हो गया और प्रतिजीविता हो गया। तो इस प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं एक जीव अपने लाभ के लिए दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। इसके प्रमुख 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है स्पर्धा। तो ये तो आप देखने को पाते हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यह भी एक प्रकार से कंपटीशन ही है कि कितना अधिक नंबर आप ला रहे हैं, लेकिन इसमें आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे चलकर जब प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, चूँकि एग्ज़ाम है, इसमें आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है, मान लेते हैं कि कहीं वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 5 सीटें हैं। अब इसके लिए अगर 50 लोगों ने कंपटीशन में भाग लिया है, प्रतिभाग किया है, तो उसमें से 45 लोगों की हानि होगी उनको, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और जो सबल होगा या जो प्रबल होगा वो ही सीट पर कब्ज़ा पाएगा, अर्थात वो 5 लोग जो लाभ ले रहे हैं और उससे दूसरे को हानि हो रही है, चाहे वो हानि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। तो प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन में यह ऐसी अंतःक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब 2 या 2 से अधिक सदस्य भोजन, स्थान, जल, प्रजनन व अन्य संसाधन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भोजन के टुकड़े के लिए 2 जानवर आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। तो इसमें क्या होता है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतर्जातीय और एक होती है अंतराजातीय। तो दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि जब दोनों में, जैसे हम मान लेते हैं कि एक कम्युनिटी को लेते हैं या एक ही हम प्रजाति को ले रहे होते हैं, जैसे मानव एक तरफ हमने लिया और दूसरी तरफ भी हमने मानव लिया, तो एक मानव और दूसरा मानव जो है, ये दोनों एक ही स्थान के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं कोई मकान है, तो यह मानव रहना चाहता है इसमें और यह भी इसमें रहना चाहता है, तो ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो जीवित रहेगा
और जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा उसको दूसरा वाला मार देता है। ऐसी घटनाएं आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखने को पाते हैं। तो यह भी एक प्रकार की प्रतियोगिता ही है। हालांकि इसको तो आप क्राइम बोलेंगे, तो ये क्राइम है, लेकिन जंतुओं में या जंगलों में ऐसी प्रतियोगिताएं रोज़ होती रहती हैं। और अक्सर करके प्रजनन साथी के लिए, चूँकि वहाँ पर ऐसी स्थिति तो होती नहीं कि प्रजनन साथी कोई निश्चित है, तो प्रजनन साथी के लिए मादाएं जो होती हैं वो नर का चुनाव करती हैं, जिसमें बहुत सारे नर आपस में लड़ते रहते हैं और जो विजयी होता है वही प्रजनन कर पाता है। तो ऐसे में इनको दो भागों में हमने बांट दिया। सबसे पहला है अंतर जातीय स्पर्धा अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। यह एक ही प्रजाति के मध्य होने वाली स्पर्धा होती है। इसके कारण भोजन, आवास, प्रकाश, जल और प्रजनन आदि होते हैं। देखो, प्रजनन जो होती है वो स्वयं की जाति के लिए ही एक कंपटीशन होता है, लेकिन दूसरी जाति के लिए प्रजनन कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति में प्रजनन नहीं करती है। विशेष जानवर में आप ले सकते हो जानवर का एग्जाम्पल, कि जो जातियां हैं वो प्रजनन साथी के लिए तभी लड़ेंगी जब उसी जाति की मादा या उसी जाति के नर होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक शिकार के लिए दो बाघों का आपस में लड़ना एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आंतर जातीय स्पर्धा हो गई। या एक प्रजनन साथी के लिए दो बाघों का आपस में फाइट करना, तो दोनों बाघ एक ही प्रजाति के हैं। अब एक बाघ की अगर मृत्यु हो जाती है या डैमेज हो जाता है, वो किसी भी प्रकार से उसको नुकसान होता है, तो दूसरे बाघ के वजह से हुआ है, और किसी प्रजनन साथी या स्थान या भोजन के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है अंतराजातीय स्पर्धा अर्थात इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यह दो विभिन्न प्रजातियों के मध्य होने वाली स्पर्धा है, जिसमें एक प्रजाति सफल होती है, अर्थात जो ज़्यादा पावरफुल होती है वो सफल होती है, और दूसरी प्रजाति को नुकसान होता है। जैसे एक शिकार के लिए लकड़बग्घे और बाघ का लड़ना। जैसे शिकार है, इधर से लकड़बग्घे आ रहे हैं, इधर से बाघ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाघ है वो ज़्यादा सबल प्रजाति है, तो इससे किसको नुकसान होगा, लकड़बग्घे की प्रजाति को नुकसान होगा। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं कि जहाँ पर जो ज़्यादा सबल प्रजाति होती है उसके कारण जो दुर्बल प्रजाति है वो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर आ जाती है। यदि बहुत बड़ा पेड़ आपने लगा दिया है कहीं पर, तो आसपास के पेड़ों को भी उससे प्रभाव होता है। तो सिर्फ जंतुओं में नहीं, पादपों में भी कंपटीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है परभक्षण। यह दूसरा प्रकार है किसका, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया का। तो इसमें परभक्षण या प्रीडेशन होता है। इसमें नुकसान छोड़िए, सीधा सीधा खा ही लिया जाता है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कंपटीशन में, तो ये दोनों हैं अगर ए और बी, तो ये किसी एक चीज़ के लिए लड़ते हैं, तो अगर ये सबल है तो बी को इससे नुकसान होगा और यह भोजन इसको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ परभक्षण में क्या होता है कि जो ए है वो बी को सीधा का सीधा क्या करता है, खा ही लेता है। तो आप समझ लीजिए ये भी एक विशेष प्रकार की कैसी है अब क्रिया है, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एक जीव परभक्षी दूसरे जीव यानी भक्ष्य को खा लेता है। ठीक है, दूसरे जीव को भक्ष्य बोलते हैं और जो जीव खाता है उसे बोलते हैं परभक्षी। ठीक है, तो ये याद रहेगा। परभक्षी को इंग्लिश में प्रीडेटर कहते हैं और भक्ष्य को प्रे बोलते हैं। प्रे की स्पेलिंग याद रखिएगा, PREY, प्रे। तो प्रे को कौन खाता है, प्रीडेटर खा लेता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हरे पेड़ पौधों को शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी खाते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देख लेंगे कि टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। इसने किसको खाया, इसने खाया हरे पौधों को, और इसको भक्ष लिया किसने, मेढक ने। मेढक कैसा है, प्राथमिक परभक्षी है और मेढक को खा लिया सांप ने, या द्वितीयक परभक्षी है और सांप को खा लिया चील ने, तो यह हो गया शीर्ष या तृतीयक परभक्षी। ये बात समझ में आ गई। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परभक्षी और भक्ष्य के अंदर क्या संबंध होना चाहिए, उनके बीच में पारस्परिक इंटर रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पारितंत्र होता है उसमें शिकारी व शिकार के जो संबंध होते हैं वो एक विशेष निश्चित प्रकार के होते हैं। अगर उस संबंध में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो दोनों को नुकसान होगा, परभक्षी को
और भक्ष्य दोनों को नुकसान होगा। ये संबंध जो होते हैं वो दोनों की जनन क्षमता, दोनों के आकार, भक्षण की बारंबारता और उनकी रुचियों पर निर्भर करते हैं। जैसे कई परभक्षी एकाहारी होते हैं, कई अल्पभक्षी होते हैं या कई विविध भक्षी होते हैं। एकाहारी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ खाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा जीव है कि जो सिर्फ खरगोश को ही खाएगा, अब दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। कुछ होते हैं अल्पभक्षी जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बहुत कम खाते हैं मतलब, और कुछ होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, हर शिकार को खाएंगे और क्या है बार बार खाएंगे। जैसे आप बाघ को देखिए, बाघ अक्सर करके जानवरों को क्या करता रहता है, मारता ही रहता है, चाहे खाता थोड़ा है लेकिन मारता बहुत ज़्यादा जीवों को है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पारतंत्र में संतुलन के लिए परभक्षी तथा भक्ष्य के अंतर संबंध सही होने चाहिए। यदि परभक्षी अविवेकपूर्ण हो और अधिक से अधिक भक्ष्य का दोहन करेगा तो एक समय बाद उसे शिकार ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह भी भूख से मर जाएगा। इसलिए अधिकतर परभक्षी विवेकी तथा भोजन की आवश्यकता होने पर ही शिकार को खाते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है परजीविता। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीव बच नहीं पाता है, परजीवी अटैक कर ही देते हैं। और परजीवी विशेषता 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी शरीर के बाहर रहते हैं और अंतः परजीवी शरीर के अंदर रहते हैं। कुछ परजीवी जो होते हैं परमानेंट रहते हैं और कुछ परजीवी कुछ समय के लिए ही रहते हैं। तो विषमपोषी जीव जो परपोषी के शरीर में, परपोषी अर्थात किसी जंतु के शरीर में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की यह विधि परजीविता कहलाती है। परजीवियों में भोजन प्राप्त करने हेतु कुछ प्रमुख अनुकूलन होते हैं, जैसे कि इनका जीवन चक्र जटिल होता है, अर्थात ये जल्दी मरते नहीं हैं। इनमें अवायवीय श्वसन का भी गुण पाया जाता है। जैसे बहुत सारे जो परजीवी होते हैं वो अंतः परजीवी होते हैं, तो अंदर ऑक्सीजन उनको मिलती नहीं है, इसलिए वो अवायवीय श्वसन भी करते रहते हैं। इनमें पोषक से चिपकने के लिए आवश्यक अंग भी पाए जाते हैं, जैसे बाह्य परजीवी या अंतः परजीवी। जैसे कुछ अंतः परजीवी हमारे आंत में जो पाए जाते हैं वो वहाँ पर चिपके रहते हैं, आंत से क्या करते हैं, चिपके रहते हैं, ताकि वो नुकसान भी उनको नहीं होता है और जो भी भोजन पहुँचता है, पचा पचाया भोजन उनको मिलता रहता है और उनका जीवन आसानी से चलता रहता है। और इनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, अर्थात चूँकि इनको खुद पचाना तो होता नहीं है, ये पचा भोजन पाते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड को चूसते हैं। तो ऐसे में इनका जो पाचन तंत्र है वो अपूर्ण होता है। चलिए उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। परजीवी पादप में जैसे अमरबेल हो गया, बेलेनोफोरा हो गया, विस्कम हो गया आदि। ऐसे परजीवी जंतु में टीनिया सोलियम हो गया, फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम के बारे में आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ऐसे प्लाज्मोडियम आदि ये क्या हो गए, जंतु परजीवी हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिजीविता या एलिलोपैथी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि कभी कभी जीवधारियों की जटिल उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ द्वारा कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो दूसरे जीवधारी की वृद्धि को रोक देते हैं। मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न होंगे जो दूसरे जीवधारी की वृद्धि को रोक देंगे या पूर्ण तरीके से नाश कर देंगे। इस प्रक्रिया को प्रतिजीविता कहते हैं। जैसे अखरोट के पेड़ के निकट यदि हम टमाटर का पौधा उगाएं तो वह पौधा क्या हो जाएगा, आगे चल कर के मर जाता है। तो ये पार्ट हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इसकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हमें समय बहुत कम मिल पा रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एनसीईआरटी का जो सारा सॉल्यूशन है वो मिल जाए और नोट्स आपको लगातार प्रोवाइड है। जो भी नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी नोट्स नहीं प्राप्त किया है वो चैनल की प्लेलिस्ट से जाए, नोट्स को ज़रूर प्राप्त कर लें। और साथ साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पर ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे वीडियो पढ़ते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।